welcome you to अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है कि हमारे एसिड्स और बेसिस कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ का आइडिया कैसे लग सकता है और पीएच क्या होता है और एवरीडे लाइफ में पीएच के क्या क्या यूजेस या क्या क्या इंपॉर्टेंस है। दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसको अच्छे से एंड तक डिटेल में समझना आपके लिए जरूरी है। अब जो एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं वो ये तो बता देते हैं कि जो सब्सटेंस है उसका नेचर क्या है, वो एसिडिक है या बेसिक है, लेकिन उसमें आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, कितनी स्ट्रेंथ है, वो नहीं बता सकते। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं, डिसएसोसिएट करते हैं H+ आयंस एक्वस फॉर्म में, जिसे हाइड्रोनियम आयंस भी कहते हैं, और बेसिस डिसएसोसिएट या प्रोड्यूस करते हैं OH- हाइड्रोक्साइड आयंस। तो अब इन आयंस की कितनी क्वांटिटी या कितनी कॉन्सेंट्रेशन है वो डिसाइड करता है कि उस एसिड और उस बेस की स्ट्रेंथ कितनी है। अगर एक एसिड कंप्लीटली डिसएसोसिएट करके ज्यादा H+ आयंस प्रोड्यूस करता है तो वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। But there are many acids like acetic acid, वो कंप्लीटली डिसएसोसिएट नहीं करेगा H+ आयंस को, या हो सकता है ज्यादा प्रोड्यूस ना करे H+ आयंस, तो वो वीक एसिड्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ बेसिस अगर हम बात करें तो उसमें OH- आयंस अगर कंप्लीटली अलग हो रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन में और ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो स्ट्रॉन्ग बेस, नहीं तो वो वीक बेस बन जाता है अगर कंप्लीटली डिसएसोसिएट या कम मात्रा में OH, कम क्वांटिटी में OH- आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अब ये स्ट्रेंथ है कितनी, एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक, बेस स्ट्रॉन्ग है या वीक, या वो सॉल्यूशन न्यूट्रल तो नहीं, तो ये कैसे मेजर करते हैं? ये यूनिवर्सल इंडिकेटर की मदद से मेजर किया जा सकता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, स्टार्ट करते हैं समझना। तो मेरा आज का क्वेश्चन है, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस। आपने जो एसिड और बेस सॉल्यूशन लिया है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। एंड टू जज हाउ स्ट्रॉन्ग एन एसिड और बेस इज, वी यूज यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर सेवरल इंडिकेटर्स का मिक्सचर है। कौन कौन से इंडिकेटर्स हो सकते हैं? इट कैन बी phenolphthalein sodium salt, it can be propanol, it can be water, it can be methyl red। आपने ये सब नाम याद नहीं करने, ये तो सिर्फ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए था। So it is a mixture of several indicators। एंड ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ H+ आयंस के साथ डिफरेंट कलर्स शो करता है। मैंने क्या बोला? दैट यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ H+ आयंस इन अ सॉल्यूशन। मतलब जैसे जैसे H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन एक सॉल्यूशन में चेंज होती जाएगी, वैसे वैसे इस यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर भी चेंज होता जाएगा। तो जनरली हम एक पेपर को यूज करते हैं विच इज इम्प्रेग्नेटेड। इम्प्रेग्नेटेड मतलब सोक्ड या उसने अब्सॉर्ब किया हुआ है इस यूनिवर्सल इंडिकेटर को, एंड विच इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स। तो हम उस पेपर को यूज कर रहे हैं टू चेक द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, कि वो कितना एसिडिक या कितना बेसिक है, और उस पेपर को पीएच पेपर कहते हैं। सो अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच स्केल। अब के टाइम पे तो पीएच मीटर यूज होता है। आपके घर पे अगर वाटर प्यूरिफायर है तो जब भी आप टेक्नीशियन को बुलाते हैं फॉर सर्विसिंग तो वो साथ में पानी का पीएच मेजर करने के लिए एक पीएच मीटर लाते हैं।
सो उससे पता लगता है कि whether the water you are having is fit for drinking or not, कि pH बहुत ज्यादा कम तो नहीं हो गया उसका। सो उससे आइडिया हो जाता है कि whether the water you're drinking is fit for it or not। पहले के टाइम पे लैब्स में अभी भी काफी pH पेपर यूज होता है which is impregnated with the universal indicator which is the mixture of several indicators। So यहाँ पे P का मतलब क्या है? P stands for potens। पोटेंस कौन सी लैंग्वेज है? ये जर्मन लैंग्वेज है, ये जर्मन लैंग्वेज है और जर्मन लैंग्वेज में इसका मतलब होता है पावर। अब जर्मन लैंग्वेज में इसका मतलब है पावर और यहाँ पे किसकी ताकत या किसकी पावर की बात की जा रही है? यहाँ पावर की बात की जा रही है हाइड्रोजन की, H की, H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन की। याद रखेंगे आप स्क्रीन पे दो डायग्राम्स देख सकते हैं, एक है पीएच पेपर जिसमें डिफरेंट कलर्स हैं। जो 7 है, द 7 नंबर 7 स्टैंड्स फॉर अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। The number 7 on the pH paper stands for a neutral solution. And अगर acidic solution है तो वो pH paper पे less than 7 दिखाएगा। Acidic solution pH paper पे less than 7 show करेगा। And alkaline या basic solution pH paper पे more than 7 पे होता है, more than 7 पे होता है। याद रखेंगे कि जैसे जैसे हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी, मतलब जैसे जैसे वो सब्सटेंस ज्यादा एसिडिक होता जाएगा, वैसे वैसे जो पीएच नंबर है, जो पीएच वैल्यू है वो कम होती रहेगी। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि 0 स्टैंड्स फॉर हाईली एसिडिक and 14 stands for highly basic और alkaline। और इसी के रेफरेंस से अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, सो उसका नियर अबाउट पीएच वैल्यू 14 होता है। और हमारे स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हमने बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेसेस में ये चीज पढ़ी थी। एंड दैट इज व्हाई गैस्ट्रिक जूस सिंस वो क्वाइट एसिडिक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसलिए 1.2 के आसपास उसका पीएच वैल्यू होता है। हम जो पानी पीते हैं और द ब्लड वी हैव इन आवर बॉडी, ह्यूमन बॉडी का जो यूजुअल और करेक्ट पीएच वैल्यू है वो भी 7 to 7.8 के बीच में ही होता है। सो वो हमारा हो गया न्यूट्रल, जो पानी है, ब्लड है, दैट कम्स इन द न्यूट्रल क्वोशंट, तो इसलिए इसका पीएच वैल्यू अराउंड 7 हो जाता है। अब जो आप डायग्राम देख रहे हैं, आप उसमें क्लियरली देख रहे हैं एज वी आर इंक्रीजिंग द पीएच वैल्यू, तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है और H प्लस आयंस की या हाइड्रोनियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जा रही है। तो ये कैसे? ये अब आप क्वेश्चन आपका आ सकता है, ये बेसिस में भी H प्लस आयंस होते हैं क्या, या एसिड्स में भी OH माइनस आयंस होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं, बस उनकी मात्रा वो उतने डोमिनेंट नहीं होती है, उनकी क्वांटिटी कम होती है। बेसिस में भी H प्लस आयंस है, दे आर देयर, बट जो डोमिनेंट है बेसिस में वो OH माइनस आयंस है, जो इसीलिए उनको एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक या बेसिक नेचर मिलता है उनको अपने OH माइनस आयंस से। सो एज वी आर इंक्रीजिंग द पीएच वैल्यू, OH माइनस आयंस बढ़ते हैं और H प्लस आयंस कम होते रहते हैं। बट एज वी डिक्रीज द पीएच वैल्यू, हम 7 से लेफ्ट की तरफ आते जाएंगे तो हमारे H प्लस आयंस बढ़ेंगे, एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी एंड OH माइनस आयंस कम आते जाएंगे, बेसिक प्रॉपर्टी कम आती जाएगी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है और आपको ये पता है अब कि स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, ये सब चीजें क्या होती हैं, तो आगे मैं आपको लेकर चलने वाली हूँ कि पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है एवरीडे लाइफ में। अगर मैं पीएच की इंपॉर्टेंस की बात करूँ एवरीडे लाइफ में, लेट्स लुक एट सम इंस्टेंसेस एंड सम एग्जांपल्स जिसमें पीएच एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसकी नॉलेज आपको हेल्प कर सकती है।
अगर मैं बात करें सबसे पहले, माय फर्स्ट पॉइंट इज पीएच सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपको ध्यान रखना है, हमारी बॉडी हो या लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी हो, सो वो बेस्ट जो सर्वाइवल कर सकता है वो 7 to 7.8 के न्यूट्रल रेंज में कर सकता है। हाँ, कुछ चेंजेस, कुछ पीएच माइन्यूट चेंजेस ऊपर नीचे जो होते हैं उसमें वी कैन सर्वाइव। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि जो रेन वाटर है, बारिश हो रही है, रेन वाटर का पीएच जो है वो 5.6 से नीचे चला गया तो मतलब ज्यादा एसिडिक रेन हो गई, उसी को एसिड रेन कहा जाता है। जब एसिड रेन पानी ओशंस में जाती है या सीज या रिवर्स में जाती है तो एक्वेटिक लाइफ का जो सर्वाइवल है वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। इनफैक्ट प्लांट्स के ग्रोथ की भी बात करें तो उनको एक जो सॉइल का पीएच रिक्वायर्ड है फॉर अ हेल्दी ग्रोथ वो काफी न्यूट्रल होता है। सो अगर पीएच बहुत ज्यादा कम या बहुत ज्यादा हो जाए तो वो प्लांट की हेल्दी ग्रोथ को हैम्पर करता है। अब अगर आगे चले, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमें पता है कि हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। हमने ये न्यूट्रिशन पार्ट में किया है व्हेन वी वर टॉकिंग इन लाइफ प्रोसेसेस अबाउट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है वो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं और गैस्ट्रिक जूस में एक कंपोनेंट जो है दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। HCl नॉर्मली प्रोड्यूस होना बहुत जरूरी है हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड से, हमारी स्टमक में। रीजन बीइंग वो हम जो खाने के साथ जर्म्स आ रहा है उससे बचाता है, प्लस डाइजेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करने में। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गैस्ट्रिक जूस। लेकिन कई बार बहुत ज्यादा फ्राइड या बहुत गलत खाने से, बाहर का खाने से या लेट मील्स लेने से इनडाइजेशन कॉज हो जाती है एंड उस टाइम पे गैस्ट्रिक जूस का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। एंड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा मात्रा में हमारी स्टमक में प्रोड्यूस होता है तब काफी बर्निंग सेंसेशन हमारी स्टमक में होती है जिसे हम एसिडिटी कहते हैं। काफी ज्यादा डिस्कम्फर्ट और पेन हमारी स्टमक में हो सकता है, उसको हम एसिडिटी कहते हैं। उसको दूर करने के लिए हम क्या ले सकते हैं, हमें अगर एक एसिड है उसको हमें न्यूट्रलाइज करना है तो हम क्या कर सकते हैं। हम पहले तो बहुत सारा हमें पानी पीना चाहिए ताकि थोड़ा एसिड डाइल्यूट हो जाए और थोड़ा सा इफेक्ट कम हो हमारी बॉडी में उसका। दूसरा जो चीज हम कर सकते हैं, हमें बेस लेना है और बेस जो होगा वो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा। अब कौन सा बेस लेंगे, हम जनरली माइल्ड बेस लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। हम जो बेस लेते हैं वो जनरली लाइट बेस लेते हैं, माइल्ड बेस लेते हैं विच इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका दूसरा नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जिसका दूसरा नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के अगर केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो बहुत ही सिंपल, MgOH2, बिकॉज मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2 और OH की होती है 1। तो ये तो हमने समझ लिया कि हमें बेस लेना चाहिए एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, हमारे स्टमक को रिलीव करने के लिए एसिडिटी की वजह से, जिस वजह से एसिडिटी हो रही है वो रिलीव हो जाएगा। अब बच्चे ये जो हमने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिया है इसे एंट एसिड कहते हैं। क्या बोलते हैं, एंट एसिड। एंट एसिड मतलब एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज, एंटी, एक तरह से न्यूट्रलाइज या खत्म करने वाला। अगर आपको ये समझ में आ गया कि पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है तो हम आगे चलते हैं। अब आगे चल रहे हैं हम पीएच चेंज एज अ कॉज ऑफ टूथ डीके पे। आपको पता है जो हमारे टीथ की कोटिंग है, टूथ इनेमल जो है हमारा सारा, वो टूथ इनेमल किससे बना होता है, वो बना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से। किससे बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ये क्या है, ये कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीन फॉर्म है। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट जिससे हमारा टूथ इनेमल बना है वो कैल्शियम फॉस्फेट का एक क्रिस्टलीन फॉर्म है। अब ये पानी में तो डिसॉल्व नहीं होता लेकिन एसिड की वजह से जरूर कोरोड हो सकता है। हमने टूथ इनेमल कोरोजन के नाम सुना होगा, टूथ इनेमल कोरोजन।
जब हमारे जो दांत होते हैं, हमारी जो टीथ होती है, उसकी जो कोटिंग होती है वो इट स्टार्ट्स कोरोडिंग, हमें ज्यादा सेंसिटिविटी भी फील होनी शुरू हो जाती है दांतों में, कुछ भी अगर हम ठंडा गर्म खाएं तो। सो बेसिकली क्या हो रहा है, अगर हम बहुत ज्यादा शुगरी फूड खाते हैं जैसे चॉकलेट्स, टॉफीज या प्रोसेस्ड फूड खाते हैं या खाते हैं तो रात को वी डू नॉट ब्रश फॉर एग्जांपल आवर टीथ, तो तब क्या होता है, फूड पार्टिकल्स हमारे जो माउथ है उसमें रह जाते हैं। सो जो बैक्टीरिया है वो जब इस खाने को डिग्रेड करता है, शुगरी फूड या जो पार्टिकल्स हमारे माउथ में रह जाते हैं, तो वो एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं हमारे माउथ में। और जब हमारे माउथ का जो पीएच है वो 5.5, वो जो हमारा माउथ का पीएच है अगर वो 5.5 से लेस हो जाता है तो हमारे माउथ में एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, बिकॉज 5.5 से कम हो रहा है, पीएच कम हो रहा है। सो हमारा जो टूथ एनामल है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाता है, वो खराब होना शुरू हो जाता है, वो कोरोड होना शुरू हो जाता है, because calcium hydroxyapatite which is a crystalline form of calcium phosphate वो जो है वो कोरोड होना शुरू हो जाता है। सो इसका क्या इलाज है? इसका ये इलाज है कि हम खाने के थोड़ी देर बाद ही अपने जो टीथ है उसको अच्छे से क्लीन करें, अपने माउथ को क्लीन करें और वो टूथपेस्ट यूज करें जो बेसिक नेचर की है, जो अल्कलाइन नेचर की है। एज अ रिजल्ट वो इस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा और हमारे टीथ की जो हमारी जो माउथ है और हमारे टीथ, गम्स, इन सब की हेल्थ मेंटेन करेगा। अगर हम नेक्स्ट पे चलें, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर, इसका मतलब क्या है? क्या आपको कभी मधुमक्खी या कोई बी काटी है? अगर वो काटी है तो हमें पता है कि बहुत ही बर्निंग सेंसेशन होता है। वो क्यों होता है? बिकॉज जो हनी बी है या बीज हैं, जब वो दे स्टिंग, दे लीव अ स्टिंग, तो वो मिथेनोइक एसिड रिलीज करती हैं। क्या करती है? मिथेनोइक एसिड रिलीज। इसी की वजह से बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन और पेन होता है। इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एक बेस यूज कर सकते हैं which can be baking soda, which can be baking soda। ये एक माइल्ड बेस है जो कि हमें रिलीफ दे सकता है फ्रॉम द पेन और द बर्निंग सेंसेशन। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताती हूँ। इनफैक्ट हमारे नेचर में भी बहुत से न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शंस हैं। अगर आप कभी ट्रैकिंग पे जाएं या कहीं बाहर जाएं हिल स्टेशंस पे, तो आपको नेटल का प्लांट मिलेगा। नेटल की जो लीफ होती है, जो नेटल का प्लांट होता है, अगर एक्सीडेंटली आपने उसको टच कर दिया तो वो थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन देगा, कांटे जैसा चुभेगा और पेन करेगा। क्यों? बिकॉज वो भी मिथेनोइक एसिड रिलीज करता है बॉडी में। सो एज अ रिजल्ट उसी के बिल्कुल साथ लीफ ऑफ द डॉक प्लांट होगी, देयर विल बी अ डॉक प्लांट, DOCK डॉक प्लांट होगा उसी के साइड पे। जब आप उसके लीफ को लेके आप उस बर्निंग एरिया पे रब करेंगे जहां पे आपको ये नेटल प्लांट चुभा है, तो वो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा। सो अब आपको पता है कि नेक्स्ट टाइम आप बाहर जा रहे हैं, अगर आप ट्रेकिंग पे जा रहे हैं और आपको नेटल प्लांट की लीफ चुभ जाए या नेटल प्लांट चुभ जाए तो आपको क्या करना है। सो बेसिकली हमारे नेचर में ही ये न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शंस ऑलरेडी हैं। मानेंगे नहीं, दोनों प्लांट्स बिल्कुल हमेशा साथ में ही ग्रो होते हैं। थी ना कुछ यूनिक चीज। अब ये वीडियो तो हमारी यहीं पे एंड हुई। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा एंड डू हिट द लाइक बटन इफ यू अंडरस्टूड इट, और कोई भी डाउट के लिए कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, वेरी गुड डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।